मैंने तो कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। काम उन्होंने किए हैं, गलियां बनाई हैं, लेकिन गलियों की ऊंचाई इतनी बड़ी कर दी कि लोगों के घर जो हैं वो बहुत गहरे हो गए, उन झील में चले गए। काम करने का सिस्टमेटिक ढंग होता है। आप मुंडका के अंदर देखिए, रानीखेड़ा मुंडका के बीच में अंडरपास की समस्या देख लीजिए। जो दलाल हैं, जो पार्टी के रहनुमा बने हुए हैं, उनको करना कुछ नहीं है और वो ये उल्टे काम जरूर कर रहे हैं। मैं दिल्ली की सीएम महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। तालाबों पे मुंडका के अंदर कब्जा किया हुआ है और प्रशासन इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन स्काई न्यूज़। तो अभी हम मौजूद हैं मुंडका में और हम यहां पे मिलने आए हैं डॉक्टर जीत सिंह से, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। तो जाइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस एरिया के बीच में जितनी भी समस्या हैं, तो आज हम उनसे उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डॉक्टर जीत सिंह के घर पर और हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो ये हैं मिस्टर डॉक्टर जीत सिंह और ये एक सोशल वर्कर हैं मुंडका के। तो सर, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म यहीं का है, 1971। तो मेरा जन्म मुंडका में ही हुआ है। मुंडका में हमारी खेती बाड़ी सब कुछ है, यहीं के निवासी। तो सर, आप ये सोशल वर्किंग का जो काम कर रहे हैं, आई थिंक इसको कितने साल हो गए होंगे? सोशल वर्किंग का काम मैं जो है 2004 के आसपास से कर रहा हूँ, जब मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हो गया और तब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है एग्रीकल्चर एनिमल साइंसेज से। अच्छा, और सुनने में आया कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ भी मिलकर कार्य करते हैं यहाँ की जितनी भी समस्या है उनको हल करने के लिए। यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स किसानों की हुई, यहाँ पानी भरा पूरे जंगल के अंदर, उनको मुआवजा दिलाने के लिए श्री अनिल चौधरी जी से आवाज़ उठवाई हमने और वो फिर केजरीवाल जी ने देनी पड़ी। उससे पहले भी आवाज़ उठवाई और लोगों को मुआवजा मिला। अभी भी 15 साल से जो ये रोहतक रोड वाला प्रॉब्लम है जाम का, इसकी भी मैं पिछले 15 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ। श्रीमान गडकरी जी के पीएस का लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है और तमाम ट्रांजैक्शंस जो भी मैंने उनसे किए हैं अभी तक, लेटर भेजना, परसू करना, वो सब चीज़ें। तालाबों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनके ऊपर कब्जा है। और जब मान लिया हिमालय पर बारिश, पानी बर्फ़ गिरना बंद हो गया तो यहाँ के लोग पानी कहाँ से पिएंगे। मैं तो इस परेशानी में हूँ। इसका केस मेरा एनजीटी कोर्ट में चल रहा है। मुंडका गांव के सभी तालाब खुदवाने के लिए, उनको पुनर्जीवित कराने के लिए, लोगों तक उनकी सुविधा पहुँचाना। मैंने पॉल्यूशन पे बहुत बड़ा काम किया है। रात के 1-1, 2-2 बजे तक जलते हुए विजुअल लाना, कोर्ट में दिखाना कि ये देखिए क्या हो रहा है। मैंने ऑक्सीजन पे बहुत बड़ा काम किया है, जो कि मेरे फेसबुक पे पूरा पड़ा हुआ है, जिसके प्रूफ। अच्छा, तो जो सर बेसिकली आपने इतना सारा यहाँ पे देखा है, तो बेसिकली जो इलाके में डेवलपमेंट कितने सालों से नहीं हुई है? क्योंकि अभी देखिए 10 साल तक क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी का राज रहा है यहाँ पे। उन्होंने काफ़ी कहा है कि उन्होंने फ्री बिजली दी है सबको, अच्छे स्कूल्स बनवाए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे सड़कें अच्छी करवाई हैं। 10 साल उनके हो गए और अब तक कम से कम 100 दिन हो गए बीजेपी को आए हुए, और बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी 10 साल तो हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है इस इलाके में, या फिर कह लो कि आसपास के इलाके में, आप कहते हैं यहाँ पे कई गाँव हैं, तो उनमें कुछ बदलाव देखने को आपको मिला है? मैंने तो कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। काम उन्होंने किए हैं, गलियां बनाई हैं, लेकिन गलियों की ऊंचाई इतनी बड़ी कर दी कि लोगों के घर जो हैं वो बहुत गहरे हो गए, उन झील में चले गए। और जो फोकस केजरीवाल जी ने एक ग्रामीण क्षेत्र पर और पुनर्वास कॉलोनियों में करना था, उनके लिए 0/0 फंड मिला है। ये मैंने उनके खुद विधायकों से सुना है कि उसके लिए कोई फंड ही रिलीज नहीं हुआ था पिछले 10 साल में, तो वो वहाँ जाने में परेशानी उठाते थे। तो काम करने का सिस्टमेटिक ढंग होता है। आप मुंडका के अंदर देखिए, रानीखेड़ा मुंडका के बीच में अंडरपास की समस्या देख लीजिए और वहाँ पानी भरने का देख लीजिए। जो पानी प्रेम नगर में पूरा जल मगन इलाका होता है, उससे पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड है मुंडका की, घेवरा की, वो सब चौपट कर दिया गया। अच्छा, तो सर हमने ये भी देखा जैसे पानी भरने का, जैसे आपने बात कही, तो यहाँ पे बात करते हैं कि पानी भरने, जो खेतों में पानी भर रहे हैं, यहाँ पे एक गांव और पड़ता है ढारी गांव के साइड, जो वहाँ पे खेत पड़ते हैं, तो उधर भी अब पानी काफ़ी बारिश के चक्कर में भर गया है।
तो उसका मुआवजा क्या सरकार देगी या फिर जो किसानों को, या फिर किसान किसके ऊपर निर्भर रहेंगे फिर? देखो, इसके लिए सरकार बस खुलेआम से जिम्मेवार है। मैंने एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में, एक वृद्ध महिला जिसका घर जो है वो ज़मीन में चला गया था, और मैंने उसको ढूंढ के जब मुंडका में वायरल किया तो कुछ लोगों ने अपना ये उठाने के लिए, जो इन्होंने सड़क उठाई वो उठवाने के लिए बंद कर दिया था, और उस लेडीज़ को 7, 8, 10 लाख रुपए मिले थे। उसका प्रूफ मेरे पास रखा हुआ है। तो लोग चाहेंगे तो सरकार को जागरूक कर सकते हैं, और सरकार उस तरफ काम करने के लिए मजबूर होगी। और अभी मैं जिससे जुड़ा हूँ, जो सेल से अभी मैं जुड़ा हूँ, मैं उसके ऊपर काम करूँगा और उनसे पूछूंगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो सर हमने ये देखा कि जहाँ तक आप कांग्रेस पार्टी के साथ के हैं और अब बीजेपी पार्टी की भी कम से कम यहाँ पे सरकार आ चुकी है, तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती भी है, या फिर अगर पहुँचती भी है तो आपको कोई सुनवाई होती है, कहीं आप पे कोई प्रेशर बनाया जाता हो उनके द्वारा, या फिर आपकी बात ना सुनी जाती हो, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं। लोकल इलाके के अंदर लोग हर तरह से प्रेशराइज करते हैं कि हमारी पार्टी की बुराई ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन जो सच्चाई है, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। पहली बात ये करता हूँ, मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और जो ओरिजिनल चीज़ है उसके उठाने में गुरेज नहीं करता मैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ये खुलेआम बात है। पिछली बार जब मैंने नाले साफ कराए PWD, और जो नॉर्थ के हेड श्री मथुरा प्रसाद जी थे, उन्होंने मुझे JCB दे दिया था कि भाई आप लो और काम कराए, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, सबसे ज़्यादा मैं उससे इफ़ेक्ट होता था। तो इन्होंने वो दिए JCB, हमने वो नाले साफ कराए, कई साल तक फ़ायदा हुआ। जो वर्तमान में विधायक होता है उसी को फ़ायदा होता है, जो काम कराने वाला होता है उसको कहाँ फ़ायदा होता है, उसका क्या नाम होता है कि कौन करवा रहा है। तो सर जैसे कि आपने हमें एक बार बताया था, उन्होंने हमें एक किस्सा बताया था कि आपने एक रोड पे लगी हुई जो नॉट पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पे कुछ लोग गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, तो आपने उसकी कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट करके और फिर बाद में वो लोग आपके घर पर आए थे, आपके साथ हिंसा करी उन्होंने थोड़ी सी। हाँ, मेरे साथ कई ऐसी समस्याएं हो चुकी है कि नहीं। एक गाड़ी बिल्कुल बीच में खड़ी हुई थी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, और मैंने कमिश्नर ट्रैफिक को उसको भेजा था। ना तो इधर के लोग आ सकते थे, ना इधर से आ सकते थे, दोनों पास में बैंक थे, दोनों की गाड़ियाँ पार्किंग थी, और मजबूरी में लोग थे, उनको कहीं जाना था, और हमने खूब ढूंढा। पता लगा वो कई दिन से कोई लेडीज उसको करके जाती थी, ना कोई नाम निशान, ना उसको ये पता था कि फलाने लोग की ये है। जब उसकी कंप्लेंट हुई तो वो उठा ले गए उसको। उनको पता लगा, ट्रैफिक वालों ने मेरा नाम लीक कर दिया कि फलाने आदमी की कंप्लेंट है और ऐसे ऐसे है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर जो आपके वो घर पे आए, आपके घर पे आए होंगे तो उन्होंने हंगामा करा, तो आपके घर में कितने लोग होंगे, तो आप लोग डरे वगैरह तो कुछ होंगे, या फिर पुलिस ने कुछ ना कुछ तो करा होगा, क्योंकि अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि यार मेरा परिवार भी, तो अगर ऐसे लोग घर में आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए तो कल को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था के बारे में भी आपने हमें बताया कि यहाँ पे पुलिस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, यहाँ पे गुंडागर्दी का राज है, यहाँ पे जबरन कब्जा भी होता है ज़मीन पर। तो इस ऐसे में आपने सोशल वर्क का काम करना कैसे चालू ही रखा है? आपके घर में भी कई लोग हैं, कितने सदस्य हैं वैसे आपके घर में? मेरे घर में अभी हम 4 भाई हैं, एक बहन है, 3 भाई मेरे से अलग रहते हैं, अलग दूसरी जगह उन्होंने घर बनाया। ये मेरा पुराना घर है, पहले वो यहीं रहते थे। इसमें मैं और मेरे बच्चे हैं। उन्होंने आकर के मुझे बहुत कुछ कहा कि तुम ऐसा वैसा क्यों करते हो। मैं बोला गलत तो मैंने किया नहीं, और इन चीज़ों से मैं डरता नहीं। मेरी ज़मीन के लिए भी हमारे एक कांग्रेस के साथी ने मुझे धमकी दी थी, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है वो। आपको कांग्रेस के साथी ने धमकी दी थी? वो बोला कि ये ज़मीन छोड़ दो, और ये ज़मीन हमने ले ली है। मैं बोला भाई इसमें मेरा हिस्सा है। बोला तुम अपना एक तरफ पकड़ो और जाओ, और उनका काम ही है, और कांग्रेस को बदनाम करने का भी वो काम करते हैं लोग। मतलब कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस के लोग उन्हें बदनाम करने का कह रहे हैं। आप ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, और मेरे साथ ये चीज़ बीत चुकी है। जो दलाल हैं, जो पार्टी के रहनुमा बने हुए हैं, उनको करना कुछ नहीं है, और वो ये उल्टे काम जरूर कर रहे हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनको पार्टी से बाहर किया जाए। जब मैं इसका भुगत भोगी, मैंने आज तक कहीं नहीं बोला ये चीज़, लेकिन ये चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी है। और छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत हैं। तालाबों के लिए मेरा NGT में केस चल रहा है, और सारे तालाब
के ऊपर कब्जा है। कोई डिपार्टमेंट कुछ भी मुझे दे करके राजी नहीं है, कितना रकबा है, क्या नंबर है, क्या कुछ है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम ये होगा वो होगा, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं। कहते हैं बिल्कुल, ये पूरा जाट बाहुल गांव है और वो ये नहीं सोचते भाई कल हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कहाँ से। अच्छा, तो सर ऐसा जैसे आपने गांव का हाल बताया, तो एक गांव एकदम वैसे एरिया में आता है जहाँ पे सरकार डेवलप नहीं करती। तो ज़रा ये बताइए जो यहाँ पे स्कूल की कंडीशंस है, क्योंकि गांव में आम आदमी पार्टी का मेन पर्पस यही था कि उन्होंने अच्छे अस्पताल और स्कूल बनवा के दिए हैं। तो इस इलाके में भी आपको कई स्कूल बनाते हुए दिखे होंगे, तो उन स्कूलों का क्या हाल है, उन बच्चों की एजुकेशन का क्या हाल है, और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका कैसा व्यवहार है समाज में। मैं स्कूल की एसएमसी से जुड़ा था, मुख्य रोल मेरे पास था। मैंने एक समस्या वहाँ देखी कि जो इन्होंने ऊपर स्टरिंग की थी जो उसमें, वो सारे के सारे लोगों ने बस्ते ऊपर मार मार के सब उठा दिया था ऊपर वाले फ्लोर को। दूसरे मैंने देखा कि जो लड़कियों के स्कूल का मैं वो था, और उन्होंने क्या किया था कि कुछ लड़कियां जो है बिहार से बाहर से यहाँ पढ़ती हैं और वो महीनों महीनों नहीं आती यहाँ पे। और कार्यक्रम मैं दिल्ली की सीएम महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे भाई। वो एक तो स्कूल का ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा वो पढ़ाई सबके लिए होनी चाहिए, कहीं भी कोई जाके ले सकता है। लेकिन जब हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, कई लड़कियां पकड़ी गई, बाहर घूम रही हैं, कुछ हो रही है, मैंने काफ़ी टाइट किया मामला तो सब चीज़ें मेरे सामने आने लगी। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ जो खाना खिलाने का होता है मिड डे मील, उसके अंदर भी कई प्रॉब्लम्स आई, वो बांटा नहीं जाता था, वो कहीं और चला जाता था। अच्छा, तो सर मिड डे मील जैसे आपने बताया सरकारी स्कूल में, तो कई लोग दर्शकों को बता दूं कि मेरे भी जान पहचान कई लोग हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले। तो सर एक रूल है मिड डे रूल में, 9वीं कक्षा तक के जितने भी छात्र होंगे उन्हें मिड डे मील दी जाएगी, उससे जो 10वीं 11वीं 12वीं के हैं उन्हें मिड डे मील नहीं दी जाएगी। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा ये विचार है, मान लिया मिड डे मील 10 किलो आया, पर्टिकुलर चीज़ को 5 किलो लोग खाते हैं और 5 किलो बच गया, वो कहाँ जाएगा भाई? जो खाने वाले दूसरे लोग हैं उनमें बांट दो उसको, क्या दिक्कत है? उसको जो बांटने वाले अपने घर लेके जा रहे हैं वो सही है क्या? ये तो बात गलत है। फिर मैं 5 स्कूल रानीखेड़ा, मुंडका, हिरण कूदना और टीकरी का इंचार्ज रहा हूँ। मैंने जब देखी ये चीज़ें तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ें थी। अच्छा सर, तो आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है प्रेम नगर का इलाका, ठीक है? तो वहाँ की हम अगर बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बिल्कुल नज़दीक ही पे है। प्रेम नगर का हाल क्या मुंडिका से भी बदतर है? प्रेम नगर सरासर जो है नरक है, और हमारा जो मुंडका का है कुछ हिस्सा प्रेम नगर में भी जाता है, ज़मीनें वहाँ तक हैं हमारी। उन लोगों का जीना नरक है, चारों तरफ पानी भरता है, गंदे पानी के लिए अंदर से आते जाते हैं। गरीब लोगों ने अपना पेट पर पट्टी बांधकर कमाया था, उससे घर लिए थे। घर लेने के बाद वहाँ इतनी गलियाँ उठी हैं अब थी, वो बहुत गहरे हो गए हैं। तो आदमी उस सिचुएशन में आ गया कि टाइम पर जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि घर उठा दिए गए हैं लोगों के, जो लोगों के ज़मीन उठा दी गई हैं और जो घर हैं वो निचले हो गए हैं, तो उनके घरों को तो बड़ी समस्याएं होगी। जिनका तो रोजी रोटी चलता वो रह कैसे पा रहे होंगे, जिनके 1-1 2-2 मंजिल के घर हैं? किसी सोशल वर्कर या वकील को मिल कर के वो मेरे पास आ जाएं और मैं उनको प्रूफ दे देता हूँ। वो जाकर के कोर्ट में 1-2 कंप्लेंटें करेंगे, भाई ये हमारा मुआवजा दो, नहीं तो कोर्ट में जाएं और अपना कोर्ट से अपना मुआवजा लें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो इसका मतलब सरकार मुआवजा ऐसे नहीं दे रही है? ऐसे नहीं देती मुआवजा सरकार, तो जब तक फांसी नहीं लगती तब तक कुछ नहीं करती सरकार। अच्छा। दुनिया लोग रो रही हैं, ज़मीनें गई हैं और उनको मिला नहीं। आप दुनिया भर के नेट पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह देख लोगे, मेरी ज़मीन कभी इसमें गई थी और आज तक हाईवे में आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है मुझे।
तो ठीक है सर, हमने जब प्रेमनगर की बात कर भी ली है तो अब दोबारा से स्कूल पर आते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने आपसे इसीलिए कहा था उनका समाज में उनका प्रतिनिधित्व कैसा है या फिर उनका बिहेवियर कैसा है। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो निठारी साइड जो स्कूल होते हैं, निठारी के स्कूल हो गए या मुबारकपुर के स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो थोड़े से क्राइम में भी इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार उन पर पुलिस केस होता है, कई बार वो आपस में हाथापाई कर लेते हैं, खून खराबा किसी का नॉर्मल जैसे कि हाथ पैर तोड़ देना या फिर किसी का सर पे सीरियस इंजरी दे देना। तो क्या ये अक्सर आम बात है और इस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता? पुलिस का कभी कभी एक्शन होता है। पुलिस भी देखो इतना बड़ा इलाका है, पुलिस को जिस तरह से अपना एक्सपेंशन करना चाहिए, इस तरह से जहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो लगानी चाहिए। जब मैंने इस चीज़ों की बातें रखी, क्योंकि लड़कियों का स्कूल का मैं इंचार्ज था, तो मैंने बोला कि भाई ये लड़के इधर लड़कियाँ जाती हैं तो इनको परेशान करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल क्यों नहीं लगाई जाती चीज़ें कि जो इनको आइडेंटिफाई किया जाए। और एक आदमी दूसरे को क्रिमिनल बनाने पे लगा है, उस चीज़ को रोका जाए। वो बंदे समाज में क्या फैलाएंगे, वो भी क्राइम ही फैलाएंगे आगे फिर जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो। और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, पूरे दिल्ली के अंदर चल रही हैं। आवारा क्रिमिनल लड़के आते हैं, वो गरीब असहाय लड़कियों को प्रलोभन दे के उनको और तरह से अपनी तरफ खींचते हैं और फिर उनके साथ क्राइम करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर भी सीएम महोदय को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी को छूता है। अच्छा ठीक है सर, अब दो मुद्दे और रह गए हैं, पर हम पहले एक सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। आज से करीबन 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले एक बार आपको पता होगा नागुली में एक हिंसा हुई थी मुहर्रम के दिन पर, आपको शायद उसके बारे में पता होगा। तो शायद किसी बात पे भड़क गए थे या फिर कह रहे थे लोग पुलिस की गलती है, पुलिस ने उन्हें संभालने नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट्स ये आती हैं कि उन्होंने गलत रूट जाने के लिए हंगामा करा था, पुलिस ने उन्हें रोका था, इसीलिए वो हंगामा भड़का था। बेसिकली वो धार्मिक हिंसा हुई थी, वो छोटी सी हिंसा थी। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे पुलिस थी जो लगाई गई थी वो शायद और बढ़ सकती थी, ये इतनी हिंसा बढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई थी डीटीसी के बस पर। तो उस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। हमारे गांव में भी जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी एक नू के अंदर, यहाँ मस्जिद आगे बहुत बड़ा उन्होंने नारेबाजी की थी और मैंने AICC से रिक्वेस्ट की थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, उसके ऊपर एक्शन हुआ था। ये लोग इनके अंदर भी कुछ उड़दंगी होते हैं, और जब थोड़ी बहुत दूर का रास्ता है और आपको पता है ये थोड़ा दंगाग्रस्त इलाका है, पहले भी कुछ यहाँ बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वहाँ फोर्स बढ़ा के काम और संयम से काम लेना चाहिए। क्यों नहीं उन ऑफिसर को ये चीज़ समझ में आए कि यहाँ कुछ भी हो सकता है? क्या उन लोगों को खुलेआम कुछ भी करने की वो देनी चाहिए परमिशन? कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता है इतना मोब आ रहा है या आएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है तो पुलिस का काम है। और पुलिस उसको अपने बखूबी अपनी फोर्स बुला के आए, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको हैंडल करे। जो भी कोई गलती करे, हिंदू या मुस्लिम, ठा के अंदर पैक करो उसको। तो सर दिल्ली का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राजनीति का भी, और एक बहुत बड़ी समस्या भी वही रही है, और शायद मुंडिका की भी वही समस्या है, और वो समस्या है पॉल्यूशन। सर हम देखते हैं कि मुंडिका है जो ये गांव से बड़ा इलाका है, और एक है मुंडिका इंडस्ट्रियल एरियाज़। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं मुंडिका इंडस्ट्रियल एरिया में, और आपने हमें एक फैक्ट्री के बारे में बताया था जो कि जीन्स फैक्ट्री है। तो सर ऐसा कभी होता है कि जो मुंडिका इंडस्ट्रियल एरिया का जो पॉल्यूशन है वो मुंडिका जैसे आम गाँव को, जितने सारे गाँव हैं मुंडिका में, उनको उठाना पड़ता है? ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ रिपोर्ट हुए थे। आप थोड़ा 10-20 साल पीछे चला जाइए, गांव के चारों तरफ कई ट्रकों के ढेर पड़े थे, चप्पल, जूते, इंजेक्शन। और अब वो चीज़ें जो हैं टीकरी बॉर्डर एडजॉइनिंग एरिया, जो इधर पूरा दिचाऊ कला और ये इधर फैले हुए हैं, मैं कहूँ 3-3, 4-4 हज़ार ट्रक मलबा पड़ा हुआ है प्लास्टिक का। और इधर बहादुरगढ़ बॉर्डर की तरफ, निजामपुर की तरफ, और इधर रानीखेड़ा, रसूलपुर और मुंडका और रनोला, ये जो आउटर में जितने भी गांव हैं रिसाइकलिंग का हब बने हुए हैं, ये जलाते हैं। कमरुद्दीन नगर, यहाँ हल्की पॉलीथीन आती है,
उसको गर्म करते हैं, नीचे गोल गोल बनाते हैं, उसको बोलते हैं गुल्ला। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है वहां, और ये चीज ऊपर तक जा चुकी है आग लगने के बाद, राष्ट्रपति कार्यालय तक, और आज तक वो फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई हैं। तो आपने कहा जो जीन्स फैक्ट्री थी यहाँ पे, उस पर तो बैन लगा दिया गया है। जीन्स फैक्ट्रियां अभी भी चल रही है, दुनिया भर का पानी निकालती है। गांव में कई जीन्स फैक्ट्रियां हैं, कई केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, कई और तरह की पॉल्यूटेड चीज़ों की फैक्ट्रियां हैं जो बार बार आग लगती है और प्रशासन जगता नहीं, जिसमें जान माल की भी कई बार हानि हो चुकी है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा है। एमसीडी और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बिल्कुल शांत है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करती। हम पिछले 25-30 साल से रो रहे पीट रहे हैं, ना किसी फैक्ट्री के ऊपर कोई नाम निशान कुछ लिखते हैं कि किसकी फैक्ट्री है, कौन काम कर रहा है, क्या कुछ है। तो सर आपने इस पॉल्यूशन को लेके कुछ आवाज़ उठाई थी, कुछ कोशिश करी थी इसको ख़त्म करने की? मेरा एनजीटी में केस भी चला है, और लोगों के भी, मुंडका से महावीर जी हैं और इधर से एक हमारे और थे मुंडका से, और महावीर जी नीलवाल से, उनका भी केस चल रहा है, ओपन कराया उन्होंने, और ये कंटिन्यूस केस चल रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब है जो डीडीए ने अलॉट कर रखी है टिकरी बॉर्डर पर। हमने कहा कि उसको ख़त्म करो। वो क्या है, बाहर देशों से प्लास्टिक आता है, और जो यहाँ से कंटेनर जाते हैं सामान लेकर के, स्कूटर वूटर, और वो खाली करके आते हैं, वहाँ से उसको लोड करके ले आते हैं यहाँ, और यहाँ दुनिया भर के टिकरी में खड़े हुए हैं। अच्छा, और वही काम कर रहे हैं। तो सर आपका एक मेन मुद्दा रहा है, जो आपने इतने सोशल वर्कर जो आपने इतने साल करे हैं, तो आपका सबसे मुद्दा रहा है तालाब का। तो तालाब में जो गंदगी यहाँ से होती है, तालाब भर जाते हैं या फिर रोडों पे पानी आ जाता है, तो ऐसी क्या समस्या रही है आपके गांव को जूझने में, और आपने उसे कैसे सुलझाया, या फिर आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो एनजीटी में केस चल रहा है तालाबों को खुदवाने के लिए, देखो तालाबों पे मुंडका के अंदर कब्जा किया हुआ है और प्रशासन इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मैंने उन पे कब्जा करने की तमाम 2014 कांग्रेस की गवर्नमेंट थी श्री मनमोहन सिंह जी की, उस टाइम से मैं और मेरे साथियों ने उससे पहले भी इस पर कंप्लेंटें कर रखी है 2009 से, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनका कोई डिटेल नहीं देना, कार्य में सहयोग नहीं करना। अभी खुद एनजीटी ने ही एक इंग्लिश के पेपर में निकाला था कि मुंडका के अंदर पॉन्ड्स की क्या सिचुएशन चल रही है, और इनको तुरंत खाली करने के लिए, खुदवाने के लिए काम करने की बात कही है। हमारा विज़न बहुत बड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो अभी नए नए आदेश दिए हैं कि वो तालाब चाहे कहीं भी हो, चाहे गवर्नमेंट ने ही वहाँ कॉलोनियाँ अलॉट की हैं, 2025 का एक वर्डिक्ट आया उनका, एक केस में उन्होंने सारी कॉलोनी तोड़वा करके वहाँ पे तालाब खुदवाया। तो अब जब हिमालय में बर्फ़ पड़नी बंद हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मुंडका गांव के लोग कब तक पानी पिएंगे? मैं भी ड्रम भर भर के पानी लेके आता था, और मेरे गांव का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खारी है। इसी वजह से मेरे गांव में नंबर ऑफ तालाब हैं, और ये सरकारी संपत्ति है, किसी एक बंदे की संपत्ति नहीं है जो इस पर कोई कब्जा करे। और मेरा विज़न यही है, हमें पता नहीं आज हम हैं या नहीं है, कल है क्या नहीं है, लेकिन वो धरोहर, वो पानी जिसका ग्रामवासियों का हक है, वो उसका फ़ायदा उठा सके, उसको उस रूप में उन तक पहुँचाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यही मेरा उद्देश्य है। और उसको और ब्यूटिफाई करके लोग कहें कि वो ना हो जो पुराने तालाब थे कि गंदे थे, सड़ते थे, वो सब चीज़ें थी, उसको एक अच्छे रूप में, एक कानूनी रूप में ला कर के लोगों के सामने हो, जो लोग कहें हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया विजन था। यही मेरी एक सोच है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा सर, तो ठीक है, अब फिर से एक बार दोबारा इन मुद्दों पे आते हैं। जैसे आपने कहा यहाँ पे सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, तो ये आप जैसे कि प्रताप विहार किराड़ी की साइड ले लें या फिर मुंडिका की साइड ले लें, यहाँ पे अक्सर बारिश में पानी भर जाता है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, 100 दिन हो गए उन्हें आए हुए, उन्होंने पहली चीज़ इस पर ध्यान दिया कि वो बाढ़ का पानी दिल्ली में भरने नहीं देंगी। उन्होंने इस काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि वो इस काम को बखूबी निभा रहे हैं या निभा पा रहे हैं, या फिर वो शायद इस बार बाढ़ का पानी रोक देंगे? देखो, हवाई बोलने के लिए तो मैं भी आज कह दूं कि भाई अभी एयरपोर्ट बना दूंगा, उसके ऊपर हवाई जहाज़ उतार दूंगा, सब काम कर देंगे। ये देश जिसके अंदर एक सुई नहीं बनती थी, बीजेपी अभी फुल पावर में है,
तो बीजेपी चाहे और मानसिकता अच्छी है तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या नहीं कर सकते वो लोग? यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी, और लेकिन प्लानिंग ही नहीं होगी तो क्या करोगे आप? कर सकते हो आप? इच्छा, प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और सर से बात करके हमें यही पता चलता है कि जो मुंडीका का इलाका है या फिर इसके आसपास कई सारे गांव हैं, उनमें कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे कई सड़कें टूटी फूटी भी हैं, यहाँ पे स्कूल्स की भी कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं हैं। यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों ने जबरन ज़मीन कब्ज़ा रखी है और वहाँ पे अपने घर वगैरह बना रखे हैं। बेसिकली यहाँ पे नालों पे भी कब्ज़ा कर रखा है, और यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है रोडों की, जहाँ पे बारिश के वक्त आमतौर पर पानी भर जाता है। तो इसी के साथ मैं दिव्यांशु दीक्षित, मेरे साथ सहयोगी मनदीप सिंह रावत, कैमरा पर्सन अभिजीत सिंह के साथ आप देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।